हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इससे पहले हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है, विथ डिटेल सॉल्यूशन। क्योंकि 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल्द ही आने वाला है। जस्ट एक महीने बाद हम लोगों का एग्ज़ाम है सीटेट का 7 जुलाई को, ठीक है। और ये जो है ना, ये वीडियो और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है भाई, ठीक है। दोनों लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः रूसी वैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। अतः वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है भाई? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? जल्दी बताइए। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या फिर कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता यानी नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, जबकि जन्म पश्चात अवस्था परिवर्तन के साथ ही यह दृष्टिगोचर होने लगती है। अतः यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी भाई? एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी बताइए? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या फिर वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, और तब
बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, या फिर मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, क्योंकि स्वप्रेरणा या खुद से प्रेरित से आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, स्वप्रेरणा से या फिर स्व मोटिवेशन से आदर्श अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, क्या हो सकता है भाई बताइए? संगीतमय, या फिर आध्यात्मिक, या फिर भाषा विषयक, या फिर अंतःवैयक्तिक। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ओके, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है जिनकी क्षमताएं या कार्य भी अलग अलग होते हैं। नंबर 1 है, पहला है भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा भाषा बोध क्षमता होता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान होता है। और दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसके द्वारा तर्क करने की क्षमता व अंकों को गिनने की क्षमता या फिर गणित से संबंधित ज्ञान होता है। ठीक है, और तीसरा है शारीरिक गतिकी बुद्धि। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। तीसरा है शारीरिक गतिकी बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण व प्रवीणता की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा है अस्थानिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा अस्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति का विकास होता है। ओके, वैयक्तिक आत्मबुद्धि, पांचवा है वैयक्तिक आत्मबुद्धि। नोट करते हुए चलिएगा भाई। देखिए, वैयक्तिक आत्मबुद्धि, ठीक है, आत्मबुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान की क्षमता होती है। ठीक है, इस बुद्धि के द्वारा आत्मबोध की क्षमता होती है। और छठवां है वैयक्तिक परबुद्धि। ठीक है, देखिए, वैयक्तिक परबुद्धि लास्ट है भाई, छठवां है वैयक्तिक परबुद्धि, इसके द्वारा दूसरों के व्यवहारों को समझने का ज्ञान होता है भाई। ठीक है, इस बुद्धि के विकास से दूसरों के व्यवहारों को समझा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या है भाई बताइए? ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण व परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख भिन्नता थी।
वाइगोत्स्की के अनुसार जहाँ संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत होते हैं? भाई बताइए, किससे सहमत होंगे? देखिए, पहला है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। या फिर यौन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। या फिर सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या फिर लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों के बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों या प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी भाई? बताइए। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के समान मानकों को उल्लिखित करना, या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हो। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही, डी नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतिम परिणाम का ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ठीक है, यदि कोई अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, तो इसके लिए उसे उन विद्यार्थियों के अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए या अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, किस तरफ ले जाती है भाई? ऑप्शन फर्स्ट है, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही है, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो यह असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि परिणाम को सुधारा जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए भाई, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, या फिर बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना नहीं चाहिए था, या फिर बच्चों ने अभी तक संकल्पना स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ओके, यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं तो जो गलतियां करते हैं इस परिस्थिति के अनुसार बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर या शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। ठीक है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह डैश, वह क्या कर रही है भाई? बताइए। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को पूछती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बताइए भाई, किस प्रकार से? ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ठीक है, और दूसरा है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, या फिर या फिर समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ओके,
बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर तथा उनका हल करते समय सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? बताइए भाई, आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इनका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, या फिर अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। और आगे देखिए अगला ऑप्शन है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से घटित होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ठीक, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या फिर विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या फिर विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ओके, एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना, ठीक है, एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रियाएं सीखी जा सके, परिपक्वता कहलाती हैं। परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? बताइए भाई, कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है। ठीक है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, या फिर वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, या फिर बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, या फिर घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, सामाजिकरण वह प्रविधि है या फिर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित या भेजा जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचार्यों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। अतः सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? बताइए भाई, किसको? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या फिर व्यक्तिगत कल्पित कथा, या फिर विचार की अनुत्क्रमणीयता, या फिर पलट ना सके, या फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट ना सके। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुत्क्रमणीयता या फिर विलोमीयता, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इरिवर्सिबल, में सक्षम नहीं होते हैं। अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक विकास पर पुनः नहीं लौट पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए भाई, बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, या फिर समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर अनुकूलन की प्रक्रियाएं, या फिर उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन से ही प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है, समायोजन करता है। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है, सहायता करता है। ठीक है, इसमें आत्मसातन एवं समंजन नामक दो प्रकार सन्निहित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्या है भाई समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या फिर बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या फिर बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग ZPD कहते हैं। ठीक है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो भाई, बताइए। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, या फिर अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा, या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण, या फिर अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। बताइए भाई, क्या देखा जाएगा। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा, या फिर विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, या फिर विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या फिर शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन के लिए वह अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि क्या है भाई, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है, बताइए। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या फिर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तथा उनकी पहुंच होनी चाहिए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, या फिर प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समाज में भिन्नता और विद्यालय को इस भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक आकलन नहीं भाई, अवलोकन है। ठीक है, एक अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, दूसरा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या फिर
वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या फिर बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब समस्याओं को हल करती है। ठीक है। यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चे की पहचान करना चाहती है तो उस बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करे, विशेष रूप से तब जब वह समस्याओं को हल करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है भाई? जल्दी बताइए, पढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। देखिए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, या फिर विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, या फिर उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं, या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। ठीक है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। ठीक है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करे जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयास करें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बताइए भाई, कौन सा एक विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या फिर लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या फिर अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, या फिर
अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्य में लगे रहना, या फिर एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या फिर धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, या फिर प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, या फिर बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, या फिर जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, या फिर जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा भी आकलित किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है भाई? अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर, या फिर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ठीक है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन स्तर कितना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, क्या विश्वास करती हैं भाई बताइए? विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, या फिर लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है, तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ओके। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थी गणित में कक्षा में सामान्यतः कुछ गलतियां करके ही सीखने की कोशिश करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? बताइए भाई, किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, या फिर एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है, या फिर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए भाई, सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना, सबको क्लियर करना है, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने मित्रों में खास करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।